दोस्तों मैं सतीश मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइंस टॉप 25 क्वेश्चन सेट नंबर 4, जो कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत 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 ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? दोस्तों, ये आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोटल। किसने? तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले ये कहा था कि हमारा पृथ्वी जो है वह गोल है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? यहाँ आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने? केपलर। तो केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग जो होता है वह दीर्घवृत्ताकार होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के चमकीले भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश मंडल और फोटोस्फीयर, ये दोनों कहते हैं हम सूर्य के चमकीले भाग को। सूर्य के चमकीले भाग को हम प्रकाश मंडल और फोटोस्फीयर दोनों कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? यहाँ आपको बताना है कि पृथ्वी जो है हमारा वह अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चारों दिशा में घूमती है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सिर्फ 2 ग्रह को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जैसे कि बी नंबर जो दिख रहा उस दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों, आपसे एग्ज़ाम में इन 2 ग्रहों का नाम पूछा जाता है। तो इनका नाम है शुक्र, ध्यान रखिएगा, लिख दे रहा हूँ, शुक्र और वरुण। कौन सा? शुक्र और वरुण, 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, लेकिन बाकी जितने भी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यह आपको याद रखना है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। कौन सा? तो शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा पृथ्वी कौन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो हमारा पृथ्वी जो है वह शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। किसके? शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है,
शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत इजी है, उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। पृथ्वी जो है वह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है, यह मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है? आपको बताना है कि हम लोग किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। कौन से? तो शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? आपको यहाँ बताना है कि खगोलीय इकाई जो होती है वह किसके बीच की औसत दूरी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की खगोलीय इकाई जो होती है वो औसत दूरी होती है। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि खगोलीय इकाई से क्या मापा जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि खगोलीय इकाई से क्या मापा जाता है। तो हम लोग खगोलीय इकाई से दूरी को मापते हैं। क्या, किसको मापते हैं? दूरी को, याद रखिएगा। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक खगोलीय इकाई कितनी किलोमीटर की होती है। क्या पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि एक खगोलीय इकाई कितने किलोमीटर की होती है? तो ये होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ लिखकर, 14,959,7871 किलोमीटर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एक खगोलीय इकाई की जो दूरी होती है कितने किलोमीटर की होती है, वो होती है 14,959,787 किलोमीटर। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ आपको बताना है कि जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? ब्लू मून। जब एक माह में 2 पूर्णिमा होते हैं तो हम उसे ब्लू मून कहते हैं। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? सिज़िकी। तो जब सूर्य, दोस्तों, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उस स्थिति को सिज़िकी कहते हैं। और दोस्तों, उसी समय ग्रहण भी लगते हैं जब ये तीनों एक ही सीधी रेखा में होती हैं। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखता है? यहाँ आपको बताना है कि हैली धूमकेतु जो होता है वह कितने वर्षों के बाद दिखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 से 76 वर्ष। कभी कभी एग्जाम में आपको 75 वर्ष भी दे देता है और 76वीं वर्ष भी दे देता है। इन दोनों में से जो दिखेगा आपको वो लगा देना है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यह आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह। कौन? तो शनि ग्रह जो है वह हमारे सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है, पृथ्वी, वह पृथ्वी है। पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है।
दोस्तों यदि आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी। यहाँ आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हर्शेल। किसने? तो विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि। यहाँ आपको बताना है कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह यानी कि जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आकार समान होता है। यानी कि शुक्र ग्रह और पृथ्वी दोनों का आकार जो है वो दिखने में एक समान लगता है, इसलिए हम लोग पृथ्वी और शुक्र को एक दूसरे का जुड़वा बहन कहते हैं। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋतुएं किस कारण से होती है। यहाँ आपको बताना है कि ऋतुएं जो यानी कि मौसम जो आती है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बरसात, तो वो किस कारण से आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस कारण से? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण से। यानी कि हमारा पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है यानी कि घूमती है, इस कारण से ऋतुएं परिवर्तन होती है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। आपको बताना है कि किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, कौन से तारीख को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। कब? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर। कब? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यहाँ आपको बताना है कि हम लोग किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, अरुण ग्रह। किसको? तो अरुण ग्रह को हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों हमारा पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री झुका हुआ, लेकिन यह अरुण ग्रह जो है वह अपने अक्ष पर काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए हम लोग अरुण ग्रह को झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं हम लोग अरुण ग्रह को। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। यहाँ आपको बताना है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना। क्या? कोरोना। कोरोना कभी एग्जाम में कोरोना ना लिखकर आपको लिख देगा किरीट। क्या? किरीट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है। यहाँ आपको बताना है कि पौधे जो होते हैं उसका अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो रंध्र के द्वारा पौधों का अधिकांश भाग पानी जो होता है वो पत्तियों के द्वारा खो जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम में
एक प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों में जो पानी होता है वह किसके द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा, जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में पानी एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा रासायनिक यौगिक सभी विषयों में पाया जाता है। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक यौगिक जो है वह सभी विषयों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। किसमें? तो प्रोटीन में पाया जाता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है। तो बताना है कि जब बर्फ़ जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के बाहर रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.1। कितना? तो 0.1 भाग पानी के ऊपर रहता है। कभी भी दोस्तों आपने बर्फ़ को पानी के ऊपर तैरता हुआ देखा होगा, तो उसका जो 0.1% भाग ही पानी के ऊपर तैरता है। कितना? 0.1% भाग ही पानी के ऊपर तैरता है। या आप बोल सकते हो 1/10। कितना? 1/10 भाग ही पानी के ऊपर होता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि चश्मा जब बनता है तो उसमें किस कांच को लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूक्स कांच। किसका? क्रूक्स कांच को लगाते हैं। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है। यहाँ आपको बताना है कि पानी का क्वथनांक को हम लोग बॉइली पॉइंट भी कहते हैं। क्या? क्वथनांक हम लोग बॉइली पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये बॉइली पॉइंट जो होता है यानी कि क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कम वायु मंडलीय दाब के कारण। क्या? कम वायु मंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है दोस्तों वह ऊंचाई पर जाते जाते कम हो जाता है। इस कारण से पानी का जो क्वथनांक यानी कि बॉइली पॉइंट कम हो जाता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 की ओर और यह हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है। यह आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर प्रति मीटर। क्या? तो एम्पियर प्रति मीटर होती है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।